हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है मनी एंड क्रेडिट। पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे मनी से रिलेटेड। मनी जिसको एक्सचेंज यानी कि आज एक वस्तु देकर दूसरी जो हमें खरीदनी है तो मनी का यूज करेंगे हम। तो मनी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक चीजें इसमें पढ़ेंगे। और एक टॉपिक है क्रेडिट यानी लोन एक्टिविटी से रिलेटेड जो है हम इसमें पढ़ेंगे। एक मनी से रिलेटेड और दूसरी लोन यानी क्रेडिट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम मनी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अब मनी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मुझे कोई वस्तु खरीदनी है तो किसका यूज करूंगा? पैसे का। आज के समय मनी का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने ये मार्कर मुझे खरीदना था तो मैंने 20 रुपए दिए, मार्कर खरीद लिया। लेकिन आज से 2500-3000 साल पहले जब मनी का यूज नहीं था तब कैसे जो है ट्रेड किया जाता था? बार्टर ट्रेड किया जाता था यानी बार्टर सिस्टम था, बार्टर ट्रेड किया जाता था उस समय होता क्या था? एक वस्तु या एक सेवाओं को देकर दूसरी वस्तु या दूसरी सेवाएं उनसे सर्विसेज ले ली जाती थी। लेकिन जब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को खरीदा जा रहा है तो उस समय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए होता था। यानी कि अब मुझे कोई अपना प्रोडक्ट बेचना है। एग्जांपल के लिए कि कोई भी जो है, जैसे भैंस है, मेरे पास भैंस है और मुझे अपनी भैंस को बेचना है तो मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा आसपास के एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में मुझे ये सर्च करना पड़ेगा कि मेरी भैंस की जितनी वैल्यू है उसके इक्वल वैल्यू वाला कोई मुझे मिले। जो भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो वो लोग मुझे मिले, उसको मैं भैंसिया दूं और उससे कुछ दूसरी चीज जो है वो मुझे चाहिए वो मैं खरीद लूं। तो मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा। जो वैल्यू की चीज मुझे बेचनी है उतनी ही वैल्यू की चीज मुझे सर्च करनी पड़ेगी। तो ये पहले चाहिए होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कि मुझे देखना पड़ेगा कि जितनी मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू है उतने प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे खरीदनी है तो मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो ये बहुत समस्या आती थी पहले, लेकिन इस समस्या को किसके द्वारा जो है सॉल्यूशन कर दिया गया? मनी के द्वारा। अब मुझे नहीं देखना कि मुझे अपनी भैंस बेचनी है। अब मैंने अपनी भैंस बेचनी है और मुझे पैसा ले लेना है और उस पैसे से जो वस्तु मुझे खरीदनी है मैं खरीद लूंगा। तो आज जो है मनी ने इस डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स को एलिमिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये बात यहां पर बताई गई है। तो हमने क्या पढ़ा? पहले मनी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। बार्टर सिस्टम है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना या एक अपनी सेवा देकर उससे दूसरी सेवाएं ले लेना। ठीक है, ऐसे जो है किया जाता था। और इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की समस्या होती थी। एक व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के इक्वल देखना पड़ता था कि जितने मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू है मुझे ये बेचना है तो उसके इक्वल मुझे प्रोडक्ट के जो मालिक है उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब मनी ने ये सारा सॉल्यूशन कर दिया और मुझे जो प्रोडक्ट बेचना है मैंने बेच दिया, जो मुझे खरीदना है मैंने खरीद लिया। अब मनी का यूज किया गया तो मनी के द्वारा जो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स है इसको खत्म कर दिया गया। अब पुराने समय में मनी कैसे यूज होती थी? पुराने समय में कैसे कैसे जो है सिक्के वगैरह यूज किए जा रहे थे। जैसे पंच मार्क्ड कॉइन यूज किए जाते थे। अब होता क्या था? एक माउल्ड तैयार किया जाता था। माउल्ड कहने का मतलब सांचा। एक सांचा तैयार कर लिया जाता और इस सांचे में जैसे अब कोई राजा है, कोई भी XYZ राजा है तो उस राजा ने अपनी फिगर बना रखी है। इसके सेकंड तरफ, दूसरी तरफ या उसने किसी
एनिमल्स की या किसी पेड़ की या किसी भगवान की उसने जो है यहाँ पर उसको मार्क कर रखा है। एक ये उसका फर्स्ट वाला साइड और सेकंड वाला जो फेस है उसका, तो दोनों तरफ जो है ऐसे ये मार्क कर लेते थे। फिर क्या करते हैं वो उस माउल्ड में, जो इन्होंने माउल्ड तैयार कर रखा है, इस माउल्ड में उस मेटल को डाल देते, मेटल को पिघला देते, पिघला हुआ मेटल इसमें डाल देते और फिर वो जो है मार्क बन जाता था और ऐसे ही वो दूसरी तरफ कर देते थे। तो इस प्रकार से जो है वो अपने सिक्के तैयार करते थे। तो इनको पंच मार्क्ड कॉइन बोला गया है। मार्किंग की होती थी उस पर। ये माउल्ड इनका जो सांचा है, खांचा है, ये पहले ही तैयार कर लिया जाता था। तो ऐसे सिक्के यूज किए गए थे पुराने समय में। और तुगलक समय के कॉइन बताए गए हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, जो सारे आंसर्स लिख रखे हैं। तो ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी क्या थे? अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन इस प्रकार का जो था। तुगलक के समय जो तुगलक डायनेस्टी थी उन्होंने जो है कॉइन्स का यूज किया। अब उससे पहले जो अपनी गुप्ता डायनेस्टी थी उन्होंने अपने सिक्के यूज किए। अकबर आया था तो अकबर ने सोने के सिक्के यानी सोने की जो मोहरें हैं वो जलाई थी। तो वो यहाँ पर जो है बताया गया है। तो इस प्रकार की कुछ अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, आपको पहचानने के लिए देगा अर्ली ये जो है ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। कोई भी दोनों में से क्वेश्चन देकर आपसे जो है एलिमिनेट करवा सकता है। ये एमसीक्यू में पहचानवा सकता है आपसे। तो अगला जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आज के समय जो है पेपर नोट यूज किए जा रहे हैं और कॉइन्स यूज किए जा रहे हैं। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। और इन्हीं के ही जो आगे ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है, जिसमें अपने यूपीआई वगैरह जो है डिजिटल पेमेंट, ये इसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन हम बात करें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पे, वो है पेपर नोट्स और कॉइन्स। और इन ट्रांजैक्शंस को यूज करने का जो जरिया है ना, वो यूपीआई वगैरह है, चेक, एटीएम, ये सब। इसके बाद है आरबीआई। जो आरबीआई है ना, इंडिया की बात कर रहे हैं आप। इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये करेंसी नोट इशू करता है। नोट, सिक्के नहीं। सिक्के कौन मिंट करती है? सिक्के कौन मिंटिंग करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जो सरकार है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्के मिंट करती है, जारी करती है। लेकिन जो नोट है, नोट कौन इशू करते हैं, नोट कौन जारी करते हैं? वो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। लेकिन अपनी मर्जी से थोड़ी ना करेगा आरबीआई, उसको पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है सरकार से, उसको बात करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है, या सरकार जो है वो ऑर्डर देगी तब जो आरबीआई ऐसा करेगी। तो करेंसी नोट को कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है इशू करता है। ये हमें जो है क्वेश्चन इसमें याद रखना है। इसके बाद जो टॉपिक है डिपॉजिट्स विद बैंक्स या डिमांड डिपॉजिट्स। ये कहने का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट या बैंक की जो डिपॉजिट्स है, इसका कहने का मीनिंग क्या है? इसका कहने का मीनिंग क्या है? इसका कहने का मीनिंग क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स या डिपॉजिट विद बैंक्स। कहने का मतलब पीपल, जो जनता है, जनता क्या करती है? अपने कुछ पैसों को वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करेगी। पहले जनता ने अपनी कुछ इनकम है, पैसा है, उसको डिपॉजिट किया। उस डिपॉजिट पर उस जनता को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आज के समय एसबीआई का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है? 2.5%। आज के समय 2.5%। तो ये क्वार्टरली होता है, 3 महीने पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जो भी व्यक्ति डिपॉजिट कर रहा है बैंक में अपने पैसे, उसको 3-3 महीने के इंटरेस्ट मिलते जाएंगे 2.5% के हिसाब से, जैसे अपने एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहले व्यक्ति ने अपनी इनकम को, पैसे को डिपॉजिट किया, अपने धन को डिपॉजिट किया। अब उसे क्या करना है? विड्रॉ। डिमांड डिपॉजिट समझ रही हैं? डिमांड कहने का मतलब जो मैंने पैसा जमा किया है बैंक में, अब मेरा पैसा है, मैं तो कभी भी उसे निकलवा सकता हूं, तो मैं उसे विड्रॉ करूंगा।
मैं उसे विड्रॉ करूंगा अपनी डिमांड पर, चाहे मैं वो चेक के थ्रू करूं, चाहे वो मैं एटीएम के थ्रू करूं, और आज के समय जो यूपीआई के थ्रू करूं। तो मैं किसी भी तरीके से जो है अपने पैसे को निकाल सकता हूं बैंक से, अपने डिपॉजिट को मैं कभी भी जो है वो विड्रॉ कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, क्योंकि ये मेरा पैसा है। मैं अपनी डिमांड पर जो है, अब मैंने डिपॉजिट किया था और मैं अपने डिपॉजिट को अपनी डिमांड पर मैं निकाल भी सकता हूं पैसे को। और जो ये पैसा है उस पर मुझे क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। और जो ये पैसा मैंने डिपॉजिट किया, जो मैंने, मेरा पैसा था जो भी था, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए डिपॉजिट किए थे, तो जो मेरे 100 रुपए हैं उसका जो इंटरेस्ट बाकी जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। और जो ये मेरे 100 रुपए हैं या और जनता के 100 रुपए, 50 रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, जितने भी ये रुपए हैं जो ये जनता डिपॉजिट करती है बैंक में, तो बैंक क्या करता है उस पैसे का, बैंक क्या करता है उस पैसे का, बैंक जो है 95 जो परसेंट है, 95% वो तो आरबीआई को भेज देता है, आरबीआई के पास चले जाते हैं। और जो 5% बचता है पैसों का, जनता के पैसों का जो 5% बचता है, उस 5% का वो लोन प्रोवाइड करती है लोगों को। अब बैंक क्या करती है, ये अपने लिख ही रखा है यहाँ पर, बैंक जो है जनता का जो पैसा होता है उस पैसे से सरकार क्या करती है, ये जो बैंक है, बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है जनता के पैसे से। जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करती है और उस लोन पर चार्ज करती है इंटरेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे जब हमको इंटरेस्ट दे रही थी तब 2.5%, जब बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही थी 2.5%, और जब हम लोन लेंगे, जब हम लोन लेने जाएंगे तो हमसे कितने इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे, लगभग 8%, लगभग 8%। और जैसे जैसे हमारी लोन की अमाउंट बढ़ती जाएगी वो 15% तक पहुंच जाएगा। तो 8 to 15% हमसे जो है इंटरेस्ट चार्ज किए जा रही हैं और हमें 2.5% ही हमें दिया जा रहा है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वही कहलाती है बैंक की इनकम। बैंक का जो मुनाफा है ना, वो क्या है, जो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो जनता से इंटरेस्ट को वसूल रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यही है बैंक की कमाई। ऐसे बैंक पैसा कमाता है। और बाकी जो वो बात अलग है कि हमें एफडीआई पर जो हाईएस्ट है 6.45% तक का जो लगभग है इंटरेस्ट मिल जाता है, और अमाउंट जितनी बढ़ती जाती है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसका बढ़ता जाता है। तो हमें जो हमारी सेविंग अकाउंट है उस पर 2.5% इंटरेस्ट रेट, और जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.5% जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक से हम पैसा निकालते हैं, चेक, एटीएम या यूपीआई के थ्रू, जिस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है हर 3 महीने पर। जो हमारा पैसा जो होता है, जो जमा करते हैं, उन जमा किए गए पैसों का जो कुछ पैसा जो है बैंक आरबीआई को दे देती है, और बाकी जो बचा पैसा होता है वो जनता को लोन प्रोवाइड करती है, और उस लोन पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है, यही तो बैंक की कमाई बन जाती है। तो हमने जो है मनी से रिलेटेड आज ये सारी चीजें जो है पढ़ी है। अब इसको जो है कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, चैप्टर का नेम है मनी एंड क्रेडिट, इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करते हैं चेक से। कल जो है हमने डिमांड डिपॉजिट समझ लिया था, पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि ऐसी डिपॉजिट जिसको हमने बैंक में जमा किया है वो हम अपनी डिमांड पर उसको विड्रॉ कर सकते हैं।
अब हम विड्रॉ करने के, चाहे हम एटीएम से, चेक से, यूपीआई, कोई भी ट्रांजैक्शन मेथड्स हो सकते हैं, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन मेथड जो बताया है वो चेक का बताया गया है अपने। तो चेक एक पेपर होता है। अब पेपर यहां से ढंग से बना नहीं है, तो इसको आपको मानना है कि एक प्रकार का जो ये पेपर है, चेक का एक ड्राफ्ट है ये। अब जो है एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक को अलाउ करता है, चेक एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक को अलाउ करता है कि आप अपने अकाउंट होल्डर को मनी ट्रांसफर कर दो। और इसमें ये मेन जो है विशेषताएं इसमें होती है। क्या क्या होता है, किसको पे करना है, इसका नेम, यहां पर जो रुपीज है वर्ड्स में, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर किसी का भी, किसको पे करना है, राम को पे करना है। कितने रुपीस करने हैं, 500, तो यहां पे लिख दिया 500, और यहां पर उसी अमाउंट को जो है वो हमने यहां पर नंबरों में लिख दिया, नंबर्स में लिख दिया हमने 500। डेट जो भी XYZ, आज की डेट, क्या डेट है आज की, 19 जून 2026 डेट लिख दी हमने। यहां पर जो है अकाउंट नंबर, हमारा जो भी अकाउंट नंबर है वो हमने यहां पर अकाउंट नंबर लिख दिया। इसके बाद नीचे होता है चेक नंबर, यहां पर एक नंबर लिखा होता है, वो होता है चेक नंबर। इसके बाद होता है MICR कोड। अब ये ऐसा कोड होता है जो कि अच्छे से, यानी चेक को पढ़ा जाए। चेक को पढ़ने के लिए एक कोड होता है, जैसे बार कोड होता है वैसे रीड करने के लिए, वैसे चेक को रीड करने के लिए MICR कोड होता है। आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या है, सर्च नहीं करेगा कोई। इसके बाद जो है आरबीआई का अकाउंट नंबर, MICR कोड के बाद यहां पर आरबीआई का जो है अकाउंट नंबर वो लिखा होता है, और यहां पर जो लिखा होता है ट्रांजैक्शन कोड, कोड नंबर 0305 जो भी होता है वो ट्रांजैक्शन कोड लिखा होता है। तो क्या क्या होता है, अकाउंट होल्डर का नेम, रुपीज इन वर्ड्स, रुपीज इन नंबर, डेट, अकाउंट नंबर, चेक नंबर, MICR कोड जिसके तहत इस अकाउंट को रीड किया जाए एज अ बार कोड, आरबीआई का अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन कोड, और उस व्यक्ति के यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। और बैंक वाले क्या करवाते हैं, इसके पीछे एक सिग्नेचर, यहां पर बैंक वाले कहते हैं पीछे 2 साइन और करो, तो इस चेक के पीछे भी 2 साइन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है ये चेक के बारे में हमने पढ़ा था, पढ़ना है मतलब पढ़ा हमने। इसके बाद है ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है, जो चेक लिख रहा है। अब जैसे मुझे किसी के खाते में ट्रांसफर करने हैं, तो मैं अपने अकाउंट से उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो जो बैंक जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति चेक लिख रहा है, जो चेक लिख रहा है या पैसे जो दे रहा है वो तो कहलाएगा ड्रॉअर, और जिसको देना है, जो रिसीव करेगा, जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला कहलाएगा पेई। तो ड्रॉअर जो चेक दे रहा है या जो पैसे दे रहा है, और जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, उसको बोलेंगे पेई बोलेंगे। तो ड्रॉअर और पेई, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है बन सकता है। इसके बाद है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब बैंक की जो है लोन एक्टिविटीज वो कैसे काम करती है, बैंक जो है लोन से रिलेटेड कैसे वर्क करती है, इस पे हम देखते हैं। अब होता क्या है, हमने अपने पैसे को डिपॉजिट किया, जनता ने बैंक में पैसे को डिपॉजिट कर दिया, और इस पैसे पर बैंक उनको क्या देती है, इंटरेस्ट। जैसे हम बात करें HDFC, जिसका भी 2.5 जो है इंटरेस्ट रेट चल रहा है, हमने कल SBI की बात की थी, 2.5% इसका भी चल रहा है, SBI का भी, और HDFC जो कि सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC, उसका भी 2.5% जो है इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसके बाद जो बैंक है, जो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, बैंक क्या करता है, इस पैसे को डिपॉजिट अपने पास रखता है। हमने जैसे एग्जांपल के लिए कुछ पैसे जमा कराए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा करवाए, उसका बुक में जो बता रखा 5% बैंक जो है अपने पास रख लेगा। मैंने 100 रुपए जमा करवाए, 5 रुपए बैंक अपने पास रख लेगा, और 95 रुपीज से वो व्यापार करेगा, वो भी जो है लोन वगैरह देगा 95 रुपीज से। तो ऐसे ही जितनी भी जनता है उनका 5% अपने पास रख लेगा। ये तो बुक में पुराना डाटा बता रखा है। अब के अकॉर्डिंग लेटेस्ट क्या है, 2026 के अकॉर्डिंग 3%। तो 3% जो है यानी
₹97, 100 में से 97 रुपीज जो है वो बैंक लोन देगा और ₹3 को अपने पास रख लेगा। तो यानी पुराना 5% था और वर्तमान का 3% है, तो 3% जो है बैंक अपने पास पैसा रख लेगा और बाकी 97% पैसों को वो दूसरी जनता को लोन पर देगा, जिसको जो है कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। जो बैंक अपने पास कैश में रख रहा क्यों? रिजर्व करके रख रहा है। और कितना रेशियो है? 97 का लोन और 3 अपने पास, तो ये रेशियो बन गया। तो इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो कितना परसेंट रखता है? 3%, और 97% वो बैंक लोन दे देता है। और जो इसके बाद रिमेनिंग मनी है, जो हमने बात की, पैसा जो बचा हुआ है, मतलब 97% जो पैसा है उसका जो है वो लोन प्रोवाइड कर देता है, लोन दे देता है। और इस लोन पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। हमने कल पढ़ा था कितना, जो SBI का जो लगभग चल रहा है 7.5% से 15% तक का जो है इस लोन पर चार्ज करता है। जब मैं पैसे जमा करवाने गया तो मुझे 2.5% मिले, जब मैं लोन लेने के लिए गया तो 7.5 से 15% तक का जो है मुझे इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा जब मैं लोन चुकाऊंगा, लोन चुकाने का जो टाइम पीरियड है उस दौरान से। तो कल भी हमने बात की थी, ये 2.5% और ये 7.5% या इससे आगे, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो बैंक की क्या है? इनकम। यही बैंक की इनकम है, ये हमने इसमें पढ़ा। तो इस प्रकार से जो है बैंक जो है डिपॉजिटर और बोरोवर। डिपॉजिटर कौन? ऐसी जनता जो पैसे को डिपॉजिट कर रही है, तो वो तो है डिपॉजिटर। और बोरोवर्स जो पैसे उधार ले रहे हैं, जो लोन पर ले रहे हैं, तो डिपॉजिटर और बोरोवर्स, इन दोनों के जो मध्य है वो कौन लिंक कर रहा है? वो बैंक। वो बैंक जो है हमें लिंक करता है, हमें पैसे जमा करवाने हैं या हमें पैसे निकलवाने हैं, या हमें पैसे जमा करवाने हैं, किसी और को पैसे निकलवाने हैं, या किसी और को लोन लेना है। तो इन जनताओं के बीच जो बोरोवर्स है, जो डिपॉजिटर्स हैं, इनके बिटवीन कौन लिंक करता है अपने आप को? बैंक लिंक करता है। तो हमने ये छोटा सा टॉपिक जो है आज पढ़ा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो है हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और एक बात फिर, आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इस प्रकार से और इससे बेहतर तरीके से पढ़ाने पर मोटिवेट करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है 2 कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मीनिंग है लोन, जो कि हमने सेकंड पार्ट में इसको समझा भी था। क्रेडिट कहने का मीनिंग है लोन। अब लोन के यहां पर 2 प्रकार की कंडीशन बताई गई है। पहला पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन, सेकंड नेगेटिव क्रेडिट ऑफ लोन। पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन में कहने का मतलब है कि जब हम किसी मनी लेंडर से, यहां पर जो है बैंक की बात नहीं की गई है, मनी लेंडर की बात की गई है। जब हम किसी मनी लेंडर से, साहूकार से पैसा लेने के लिए जाते हैं ताकि हम कुछ अपना प्रोड्यूस कर सके, जैसे खेती के लिए लोन लेने जाना, छोटा बिजनेस चलाने के लिए लोन लेने के लिए जाना, घर बनाने के लिए, यानी कि अपना डेवलप करने के लिए हम बात करें, अपने आप को डेवलप करने के लिए, कुछ वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन करने के लिए जब हम मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो वो है पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन। वो है पॉजिटिव क्रेडिट ऑफ लोन, पॉजिटिव कंडीशन है वो लोन की। नेगेटिव कंडीशन क्या है लोन लेने की? जब हमने जैसे किसी XYZ व्यक्ति से लोन लिया, अब हम उस लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं, उसको लोन को नहीं चुका पा रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? अपनी संपत्ति बेचेंगे। अपने जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, या जो हम कहें अपनी संपत्ति जब हम बेचेंगे, यानी अपनी एसेट्स को हम बेचेंगे। क्यों? उसको बेचकर फिर पैसे आएंगे, उस पैसे से हम फिर क्या करेंगे?
जिसको लोन चुकाना है उसको लोन चुका देंगे, वो है नेगेटिव क्रेडिट ऑफ लोन। जब हम कर्जे में डूब जाएं, हमारे को जो है किसी को पेमेंट करनी है, जब हम अपनी संपत्ति बेचकर पैसा लेकर और उसको जो है उसका जो लोन पे कर रहे हैं, वो है नेगेटिव क्रेडिट ऑफ लोन, या जो है लोन की नेगेटिव कंडीशन। पॉजिटिव में डेवलपमेंट, नेगेटिव में किसी का लोन पे करने के लिए संपत्ति बेचना, वो नेगेटिव कंडीशन है। इसके बाद है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब हम लोन लेने के लिए जाएंगे तो किन किन चीजों का एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट किन किन चीजों का होगा, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है लोन की, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। अब जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है, बोरोवर और मनी लेंडर। जो उधार लेने गया है व्यक्ति वो है बोरोवर, जो पैसे दे रहा है सेठ साहूकार वो है मनी लेंडर। तो बोरोवर और मनी लेंडर के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो अपनी बुक में जो है ये 4 पॉइंट्स में बता रखा है। क्या क्या एग्रीमेंट होंगे। मनी लेंडर सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को जो है अप्लाई करेगा। बैंक में जैसे 2.5% इंटरेस्ट रेट है, अब मनी लेंडर की मर्जी 10%, 12%, 15%, कितना भी वो लेकर जाए। तो मनी लेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा किससे, बोरोवर से, जिसको उधार दे रहा है। तो यहां पर जो पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, पहला एग्रीमेंट क्या हुआ, मनी लेंडर इंटरेस्ट उससे चार्ज करेगा। सेकंड क्या होगा, मनी लेंडर जिसको उधार दे रहा है उसकी कुछ संपत्ति अपने पास रखवाएगा, चाहे घर के कागज हो, गाड़ी के कागज हो, कुछ भी XYZ, वो क्या रखवाएगा, एज ए सिक्योरिटी। मनी लेंडर उस व्यक्ति से एज ए सिक्योरिटी फीस, जो सिक्योरिटी मनी है या सिक्योरिटी एसेट्स हैं, वो डिपॉजिट करवाएगा एज ए कोलैटरल, यानी एक प्रकार से कहें तो गिरवी रखवाएगा उससे। थर्ड, मनी लेंडर्स उसके डॉक्यूमेंट्स को भी जो है लेगा। जैसे आज की बात करें आधार कार्ड, पुराने समय की बात करें जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो बोरोवर से अपने पास रख लेगा, कहीं ये भाग गया तो। इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के कागज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह जो भी है, प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, वो डिपॉजिट करवाएगा मनी लेंडर उस बोरोवर्स के। उसके बाद एक है मोड या रूल्स ऑफ रीपेमेंट। अब मनी लेंडर एक मोड सेट करेगा, एक रूल बना देगा। क्या, आपने 10,000 का लोन लिया, 6 महीने के अंदर अंदर ये मुझे पे कर दो। तो मनी लेंडर डिसाइड करेगा कि कितना टाइम पीरियड रखना है, इसे बोला गया है मोड ऑफ रीपेमेंट। तो रीपेमेंट का एक मोड सेट करेगा मनी लेंडर। पहला क्या पढ़ा हमने, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दूसरा, उसकी संपत्ति को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएगा। थर्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे एज ए आइडेंटिटी वो जो रखवाएगा। फोर्थ, उसके वो टाइम डिसाइड करेगा मनी लेंडर कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको जो लोन रीपे करना है। तो ये 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस को ही मिलाकर बोला गया है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मीनिंग लोन। तो 4 कंडीशन जो है ये बता रखी है, 4 टर्म्स या कंडीशंस हैं ये बता रखी है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स भी हैं, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कोऑपरेटिव्स कहने का मीनिंग क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ये कुछ मेंबर्स का 8, 10, 15, 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, वो ग्रुप लोन प्रोवाइड करवाते हैं गरीबों को, किसानों को, कुछ स्मॉल बिजनेस, छोटे मोटे धंधे जो जिनको काम शुरू करने हैं, उनको ये जो है पैसे प्रोवाइड करता है, बहुत ही जो है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ये कोऑपरेटिव्स लोन प्रोवाइड करते हैं। इसी से ही रिलेटेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी क्या है, ये अपने आप में एक कोऑपरेटिव है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी अपने आप में एक कोऑपरेटिव जो है। जैसे इनमें जो मेंबर्स जो बुक में बताए हैं अपने 15 to 20 मेंबर्स का ये ग्रुप होता है। मेनली ये गांवों में, रूरल एरियाज में जो वर्क करता है। और ये लोग क्या करते हैं, 15 to 20 मेंबर्स है ना,
इनके जो भी पैसा आ रहा है एग्रीकल्चर से, बिजनेस से, जहां से भी इनके पास पैसा आ रहा है, तो अपने पैसे को वो सेव करेंगे, अपने पैसे को ये बचाएंगे, अपने पैसे को सेव करते करते, सेविंग करते करते ये इकट्ठी करेंगे। उन इकट्ठे किए गए पैसों को अब देखेंगे हमारे गांव में किसी को लोन तो नहीं चाहिए, तो ये मेंबर्स जो है उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो हमने भी कोऑपरेटिव में पढ़ा वही है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अपने ग्रुप बनाएंगे और अपने लोगों को, अपने ग्रामीणों को ये अफोर्डेबल रेट पर जो है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर जो है उनको पैसे उपलब्ध करवाएंगे, उनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ये बात जो है यहाँ पर बता रखी है, कैसे एकदम लो इंटरेस्ट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर जो है ये मेंबर्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये महिलाओं का भी ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SHG जो है, ये महिलाओं का भी ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं है ये मेल का ही हो। अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, कम इंटरेस्ट पर अच्छा जो ब्याज देकर काम कर रहा है ये, तो इसके मेंबर्स अगर एक साल तक इसके मेंबर्स एक्टिव होकर सही तरीके से काम करते हैं, सही ढंग से काम करते हैं, देन उसके बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से भी लोन लेने के लिए। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो 15 to 20 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं बैंक से। कब? कम से कम इनको एक्टिव होकर एक साल तक जो है इनको काम करना है, एक साल तक ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं और अपने ग्रामीणों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो छोटा सा जो टॉपिक हमने पढ़ना था, जो कि हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया, पार्ट 4 में इसको हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा, अब आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको हमें मोटिवेट करना है। आपका एक मोटिवेशन जो है हमें इस प्रकार से जो है ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड करने जो है हेल्प करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जो मनी एंड क्रेडिट है, इसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, इसके अमंग जो हम डिफरेंस, इसके बिटवीन जो है हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि जब हम, यानी अब देख लें कि टॉपिक है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से जो हम लोन लेने जाते हैं, यानी क्रेडिट कहने का मीनिंग है लोन, कि हम जो लोन लेने जाते हैं, एक तरफ फॉर्मल सेक्टर है, दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन जो आते हैं, जैसे बैंक, पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, बैंक की जो कार्यवाही है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, जैसे एग्जांपल के लिए आदर्श क्रेडिट, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी, एक प्रकार से जो है जनता का पैसा उसने खा लिया और वो चली गई, भागी हुई कंपनी है। तो ऐसे ही बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। तो बैंक है चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, एक आधा एग्जांपल है ऐसे जो है जिसने स्कैम किया, लेकिन बहुत है जो अपनी हेल्प भी करती है, जनताओं की हेल्प भी करती है। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन ऐसी संस्थाएं हैं जैसे बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये जो होती है, ये जो बैंक है चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है, ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। दूसरी तरफ बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, जहां से हम लोन लेने जाएंगे, मनी लेंडर्स, सेठ साहूकार, अपने रिलेटिव्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए, उनसे जब हम लोन लेंगे तो वो है इनफॉर्मल तरीका लोन लेने का। फॉर्मल तरीका है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जिनसे हम जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। जो हम इनफॉर्मल तरीके से जाएं तो मनी लेंडर्स थोड़े बहुत जो है हमसे जो है
सिक्योरिटी के लिए घर के कागज वगैरह जमा करवा लेगा, बाकी बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। दोस्तों से, रिलेटिव से ऐसे ही जो है हमने लोन ले लिया, तो ये इनफॉर्मल तरीका है और ये कोई गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जबकि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पहले एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट था 2.75%, अब घटाकर 2.5% कर दिया गया है। तो यानी कि गवर्नमेंट या जो हम कहें आरबीआई, उनके आरबीआई भी कैसी बॉडी है, आरबीआई भी तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है फॉलो। लेकिन ये इनफॉर्मल कोई नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे, जो मर्जी वैसा अपना इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये इस तरफ जो फॉर्मल है ये आरबीआई की देखरेख में रहते हैं, आरबीआई सुपरवाइज करता है इनको, आरबीआई की देखरेख में ये काम करेंगे। कुछ गड़बड़ करते हैं तो आरबीआई जो है इन पर कार्रवाई भी करेगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आदर्श क्रेडिट था जिसने जो है जनता का पैसा खाया, अब जो है ये गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड था, तो धीरे धीरे जो है जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू जनता को पैसा मिल रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें इधर इनफॉर्मल, कोई आरबीआई कोई सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है। अब जैसे जितनी भी शेयर मार्केट वाली जो ये कंपनीज वगैरह जो होती है, इसके अंडर में होती है सेबी, ये भी क्या है, अपने आप में गवर्नमेंट बॉडी है। क्या इसका फुल फॉर्म? हाँ, इसका फुल फॉर्म जो है आप कमेंट में बताओगे, आप कमेंट में जो है सेबी की फुल फॉर्म बताओगे। बैंक जो है फॉर्मल सेक्टर में देखें, बैंक है, कोऑपरेटिव्स हैं, ये क्या कहेगी, जब कोई लोन लेने के लिए जाएगा तो लाओ अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ, चाहे आप घर के कागज हो, चाहे जो है आपके गाड़ी के कागज हो, जो भी है सिक्योरिटी यहां पर डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। और इनफॉर्मल सेक्टर ये भी तो सिक्योरिटी जमा करवाएंगे, भाग गया लोन लेकर कोई तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए ये भी सेम प्रोसीजर होगा सिक्योरिटी के लिए। ये भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है घर के कागज वगैरह जो भी है वो डिपॉजिट करवाएंगे। इस तरफ अब लोन जो ये फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर क्या करेगा, फॉर्मल सेक्टर में जो है किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए जो है लोन दिया जाता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, फिक्स टाइम पीरियड होगा। लेकिन इस तरफ कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जब तक लेना है लो, जैसे लौटाना है लौटा दो, कोई यहां पर फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर में भी फिक्स्ड पीरियड होता है। अपने जो बात बताई है अपने वो फिलहाल देखते हैं। फॉर्मल सेक्टर में और क्या होता है, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो रीजनेबल। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि कितना इंटरेस्ट रेट अब जो है लोन पर है, कम से कम अभी आपको बताएं तो 7.5% जो चल रहा है, 7.5% जो कम से कम, बढ़कर ये 15% तक का भी जा सकता है। टाइम पीरियड और अमाउंट के अकॉर्डिंग ये जो बढ़ता है इंटरेस्ट, जब हम लोन लेने जाएं तब। लेकिन इस तरफ जो है चाहे पैसा कम लो चाहे ज्यादा लो, शुरुआत से इनकी जो है इंटरेस्ट रेट हाई रहेगी। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले मनी लेंडर्स, रिलेटिव फ्रेंड्स है, ये हमेशा से ही जो है अपना इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे, ये ज्यादा हमसे इंटरेस्ट लेंगे, ये ज्यादा हमसे इंटरेस्ट लेंगे। इस तरफ हो गई। अब देखो हम बात करें मेनली जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में डिपेंड कौन होते हैं ज्यादा, गरीब जनता। गरीब जनता को बैंक की जो प्रोसीजर है वो नहीं पता, कैसे जो हमें जो है फॉर्म फिल करना है, क्या हमें जो आगे करना है, ऐसा कुछ नहीं पता। इस कारण ही गरीब जनता सोचती है ठीक है सेठ साहूकार है, हमारे रिश्तेदार है, उन्हीं से हम लोन ले लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग वो सारे बैंक के प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे और अपना जो है लोन का लाभ उठाएंगे। तो ये बात जो है यहाँ पर बताई हुई है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा, फॉर्मल सेक्टर में लोन कैसे कौन देगा, बैंक और कोऑपरेटिव देंगे, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स है, सेठ साहूकार है, हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो लोन देंगे। फॉर्मल सेक्टर वाले गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होंगे, जबकि इनफॉर्मल वाले गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। फॉर्मल वाले जो है गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करेंगे, जबकि ये गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे।
ये जो है फॉर्मल सेक्टर वाले, आरबीआई है, आरबीआई सुपरवाइज करता है, आरबीआई जो है निगरानी रखता है, काम देखता रहता है कि क्या सही से ये कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई जो है फॉर्मल वालों पर जो है निगरानी रखता है, सुपरवाइज करता है, जबकि इनफॉर्मल वालों पर कोई सुपरवाइज नहीं करता है, कोई निगरानी नहीं रखता है इनके काम पर। इस तरफ जो है हम फॉर्मल सेक्टर में देखें कि जो अगर कोई बोरोअर है उसको लोन लेना है बैंक से, कोऑपरेटिव से, तो सिक्योरिटी कुछ डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, जैसे घर के कागज, गाड़ी के कागज वगैरह कुछ भी जो है डॉक्यूमेंट्स, वो पैसे एज अ सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट जो है एज अ सिक्योरिटी जमा करवाने पड़ेंगे। सेम ऐसा ही इनफॉर्मल में भी है, यहां पर भी सिक्योरिटी चीज अपनी जो है डिपॉजिट करवानी पड़ती है, चीजें गिरवी रखनी पड़ती है। इन फॉर्मल सेक्टर में क्या है कि यहां पर जो कोई लोन मिलेगा वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। फॉर्मल सेक्टर में जो है इंटरेस्ट रेट रीजनेबल चार्ज किया जाएगा या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाएगा। और इनफॉर्मल सेक्टर को मेनली कौन फॉलो करती है? गरीब जनता इनफॉर्मल सेक्टर को जो है मेनली फॉलो करती है। ये बात जो है हमने पढ़ी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है हम अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का पार्ट फिफ्थ पढ़ेंगे और आज हम अपने चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। लास्ट 4th पार्ट में हमने देखा था कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट है यानी जो लोन के तरीके हैं वो हमने देखा था। फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके थ्रू हम बैंक लेते जो है लोन लेते थे। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे हम लोन लेते थे। तो क्या मेरिट्स डीमेरिट्स थे वो हमने देख लिए थे। अच्छा कौन सा है? फॉर्मल सेक्टर वाला। और फॉर्मल सेक्टर की ही आगे हम तारीफ देखेंगे, इसके फायदे देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सजेशन टू इंप्रूव फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट या लोन। तो फॉर्मल सेक्टर के लोन है उनमें इंप्रूव करने के लिए और फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट है, लोन है, इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो फॉर्मल सेक्टर है, आंसर में क्या कुछ लिखेंगे अपने? फॉर्मल सेक्टर जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। जैसे गांवों में ग्रामीण बैंक खोले गए, नाबार्ड है, इन्होंने जो है किसानों को अपनी सहायता देनी शुरू की। तो ऐसे जो है फॉर्मल सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है उनका बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो लोग मनी लेंडर्स पर डिपेंड थे कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, अब वो उन पर डिपेंड ना हो। इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, यानी मनी लेंडर्स पर जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट लोग हैं, उनको खत्म करने के लिए फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा जो है बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको ओपन किया जाए, उनकी ब्रांचेस ओपन की जाए। सेकंड जो है फॉर्मल सेक्टर है, ये लो इंटरेस्ट रेट पर क्या करेंगे? ब्याज ज्यादा ना ले। अगर ये ज्यादा ब्याज लेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, फिर वो जनता किस पर डिपेंड हो जाएगी? इनफॉर्मल सेक्टर पर वापस से डिपेंड हो जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? फॉर्मल सेक्टर में जो लो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखना चाहिए, लो रखना चाहिए, ताकि लोग जो है फॉर्मल सेक्टर से ही पैसा ले, इनफॉर्मल पर जो डिपेंड है वो ना हो। आगे ये जो है फॉर्मल सेक्टर है ये प्रोटेक्ट करके रखता है किनको? बोरोवर्स को बचाएगा। अब ये जो है अगर जनता मनी लेंडर्स पर ज्यादा डिपेंड होगी तो फिर मनी लेंडर्स का, सेठ साहूकार का, उनका फायदा होता जाएगा, बैंक घाटे में चलती जाएगी। अगर जनता जो ज्यादा से ज्यादा मनी लेंडर्स वगैरह पर डिपेंड हो जाए लोन के लिए तो हमें करना क्या है? इन फॉर्मल सेक्टर से बचाकर फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देकर दिया जाए, ताकि आगे जो ये बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स को बैंक प्रोटेक्ट करे, कम इंटरेस्ट रेट लेकर इनसे बोरोवर्स को प्रोटेक्ट करे। और जो ये लोग हैं ये किस पर डिपेंड हो जाएंगे? फिर फॉर्मल क्रेडिट पर।
इनफॉर्मल पर डिपेंड नहीं होंगे। कब? जब इनको बैंक प्रोटेक्ट करेगा, बैंक इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, इनको कम ब्याज दर पर, कम इंटरेस्ट रेट पर जब बैंक लोन प्रोवाइड करेगा तो जनता फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड हो जाएगी, फॉर्मल सेक्टर से जो है क्रेडिट लेने लग जाएगी, लोन लेने लग जाएगी। और जो ये लोग हैं ये डेट ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे, ये जनता है ये कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे। नहीं तो मनी लेंडर क्या करता था, लोन देता, 3 महीने 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया है, जनता लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, फिर वो क्या करता था, इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देता। जैसे 10% है तो 15% कर देगा आगे के लिए। गरीब व्यक्ति पैसा पहले ही नहीं है उसके पास और वो कैसे अब उसकी रीपेमेंट करें, तो उस गरीब व्यक्ति को अपनी थोड़ी बहुत जो भी संपत्ति है वो बेचनी पड़ जाती थी। तो ऐसे फॉर्मल सेक्टर प्रोटेक्ट करेगा, फॉर्मल सेक्टर पर जनता डिपेंड होगी। अब जो है इस प्रकार से वो जनता डेब्ट ट्रैप्स में, कर्ज के जाल में नहीं फंसेगी। क्यों? क्योंकि बैंक जो है उनको और छूट देगा। कुछ ज्यादा गरीब है तो 2 महीने 3 महीने का और समय देगा और इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा जितना वो मनी लेंडर कर रहा था, 10 से बढ़ाकर 15 कर रहा था, जैसे एकदम से ऐसा नहीं करेगा बैंक जो है थोड़ा कम इंटरेस्ट लेकर ज्यादा समय देगा इनको और समय देगा कि आप इतने समय में हमारा लोन पे कर दो, और एक्स्ट्रा समय दे देगा बैंक। अगर अब जनता जो है फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड हो जाती है, फिर बैंक की इनकम बढ़ेगी, बैंक का पैसा बढ़ेगा, बैंक के पास पैसा आएगा, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। हम लोन लेने गए, उस लोन की रीपेमेंट करने गए, जो हमने इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट बैंक के पास आया, बैंक के पास आया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, जिससे हमारे देश की इनकम बढ़ी। वैसे ही अगर हम माने कि मनी लेंडर से जनता को जो है वो लोन लेने जा रही है, तो मनी लेंडर जो है उसके पास पैसा भरता जाएगा। इसलिए क्या किए गए कि इंक्रीज किया गया या जो है बढ़ावा दिया गया किसको, फॉर्मल सेक्टर को, ताकि जो जनता को कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा उपलब्ध हो जाए, बोरोवर्स को बैंक प्रोटेक्ट करके रखे, ताकि जो ये बोरोवर्स है वो फॉर्मल सेक्टर पर ही डिपेंड रहे और जो बोरोवर्स है वो कर्ज के जाल में ना फंसे, और फाइनली जो बैंक की इनकम है वो इंक्रीज होती रहे। इसके बाद एक लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन जो हमें ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में कब ग्रामीण बैंक, जो ये ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश में कब खोला गया था, ओपन किया गया था। बुक में 1970s का समय बता रखा है, वैसे एग्जैक्ट जो ईयर है वो 1976 है। यहां पर क्या है, एस, और एस इसको शो करता है आने वाले 10 साल, यानी एक डिकेड को शो करता है एस। तो 1970s बता रखा है, एग्जैक्ट जो ईयर है 1976। तो 1976 में बैंक, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में खोला गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही जल्द अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वी वांट योर सपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स अगेन, थैंक यू।